अगले बड़े टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं और जो आज हमने इस शो का नाम भी दिया है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और वो इसीलिए था कि भाई पाकिस्तान से बदला लेने की बारी थी। 8 दिनों के बाद केंद्रीय कैबिनेट से जो फैसला होकर बाहर निकला उसने सबको हैरान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तक साहब कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना होने नहीं दिया, अब हम लेकर आएंगे इसे। अश्विनी जी, आपको हैरानी तो बहुत हुई होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि तो राहुल गांधी का एजेंडा है। ये कहां, बीजेपी के समर्थक थोड़ी ना इस पर वोट देते हैं। बीजेपी का तो हिंदुत्व की बात करती है, वो कहती है बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में बांटो मत, जाति में हिंदू बट गया तो फिर तो कट गया। बार बार हर बड़े नेता ने, हर बड़े मंत्री ने यही कहा कि साहब हिंदुओं को एक करो, हिंदुओं को बांटो मत, ये तो अंग्रेजों की नीति थी, इसी पर कांग्रेस काम करती है। अचानक सरकार आगे लीजिए साहब, जातिगत जनगणना होगी। देखिए विशाल जी, इस पे अगर इस माहौल में हुआ है तो हो सकता है सरकार की कोई स्ट्रेटजी हो सकता है सरकार ये दिखाना चाह रही हो कि अब हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, अब तो हम अपने भारत के काम में लग गए हैं। आपको दुख हुआ ये सुनकर? ठीक है, जहाँ तक इसकी जातिगत जनगणना की बात है, मेरा व्यक्तिगत मानना है भारत में सबसे पहले जनगणना होनी चाहिए घूसखोरों की। भारत की में जनगणना होनी चाहिए कमीशन खोरों की, जमाखोरों की, मिलावटखोरों की, कालाबाजारियों की। भारत में जनगणना होनी चाहिए माओवादियों की, नक्सलियों की। भारत में जनगणना होनी चाहिए जिहादियों की। भारत में जनगणना होनी चाहिए घुसपैठियों की, वो पाकिस्तानी घुसपैठी हो, बांग्लादेशी घुसपैठी हो, अफगानी घुसपैठी हो या रोहिंग्या घुसपैठी हो। भारत में जनगणना होनी चाहिए काले कुबेरों की। भारत में जनगणना होनी चाहिए विदेशी पैसे से चल रहे एनजीओज की, जो भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करते हैं। भारत में उन बुद्धिजीवियों की जनगणना होनी चाहिए जो विदेशी फंडिंग लेके भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो जनगणना होनी चाहिए लब जिहाद करने वालों की, जनगणना होनी चाहिए लैंड जिहाद करने वालों की, जनगणना होनी चाहिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की, जनगणना होनी चाहिए घुसपैठियों की, जनगणना होनी चाहिए जो भारत में अराजकता फैलाते हैं। पर सर हो नहीं रही ना वो, अब तो जनगणना जातियों की हो रही है और लोग कह रहे हैं कि साहब आप राहुल गांधी के एजेंडे के सामने झुक गए। आप भी हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, आपने भी बड़े लंबे समय से इस बात को किया है। आपको लगता है कि जिस मिशन को लेकर चले थे उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है कि अब तो जातियों की गिनती होगी, और ये जातियों की गिनती तक बात रुकेगी नहीं। आप जानते हैं फिर आगे क्या होगा? आगे होगा 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़िए, लेकर जाइए इसे 60, 70, 80, जितनी जरूरत हो, जितनी उनका भागीदारी, उतना हिस्सेदारी उनको देनी पड़ेगी, ये तो नारा है। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेकर आइए, प्राइवेट नौकरियों में, प्राइवेट शिक्षा में आरक्षण लेकर आइए, यही मांग है। पर अगर आप जातियों की गिनती करेंगे तो फिर आगे आपको ये भी करना होगा। मेरे पिताजी किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। मैंने तो उनसे ये सीखा है कि किसी भी फसल की बुआई करने से पहले जुताई करना चाहिए, गुड़ाई करना चाहिए, निराई करना चाहिए, खरपतवार की सफाई करना चाहिए। कोई भी अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करो। ये जातिगत जनगणना की बात कौन करता है? कांग्रेस। किस लिए? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए। जातिगत जनगणना की बात पहले कौन कर रहा था? आरजेडी। क्यों चाहिए सत्ता? सत्ता क्यों चाहिए? तो उनको लूटने के लिए, उनको घोटाला करने के लिए। मेरा मानना है सबसे पहले भारत में इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहिए, जिससे इस तरीके के भ्रष्ट, जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी जो सफ़ेद पोस्ट पाखंडी हैं, इनका इलाज हो सके और ये सत्ता में आ ही न सके। गुंडे, बदमाश, माफिया अगर टाइप के लोग आएंगे, अनपढ़ अनाड़ी गंवार आएंगे आपके संसद विधानसभा में, अच्छा काम नहीं करेंगे। आज का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अच्छे लोगों को संसद में आने से रोक रहा है और बुरे लोग आराम से टिकट खरीद के 20 करोड़ में टिकट, 25 करोड़ में टिकट, 50 करोड़ में टिकट, राज्यसभा वगैरह का तो 50-50 करोड़ का टिकट हो जाता है। ऐसे टिकट लोग खरीद के पहुंच रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बात, जहाँ तक जनगणना की बात है, अगर जनगणना का उपयोग केवल इसलिए होगा कि भारत में आरक्षण बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है आरक्षण बढ़ेगा तो जो क्रीम है वो क्रीम और भारत से पलायन करेगी। अभी बहुत कर रही है। भारत का जो टॉप की क्रीम है, जो टॉप ब्रेन है, वो ब्रेन पलायन कर रहा है, नहीं रुक रहा है। सरकारी नौकरियों में अगर और बढ़ा, स्वाभाविक सी बात है और पलायन करेगा। और जो ब्रेन पलायन कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको उदाहरण आपको तमिलनाडु का दे देता हूँ। तमिलनाडु में एक नैरेटिव शुरू किया गया, एंटी ब्राह्मण नैरेटिव शुरू किया गया। डीएमके ने अपनी पॉलिटिक्स किया। चलो, उस पॉलिटिक्स के बल पे डीएमके सत्ता में तो आ गई। जानते हैं जो लोग वहाँ से पलायन किए, खासतौर पर ब्राह्मण, सब तमिलनाडु छोड़ के आ गए। के पराशरन साहब अटॉर्नी जनरल बन गए, उनके बेटे मोहन पराशरन साहब सॉलिसिटर जनरल बने, गोपाल सुब्रमण्यम भी वहीं से पलायन करके आए मजबूरी में। आज की डेट में वो भारत में भी लंदन में क्वीज काउंसिल के एडवोकेट बन गए। तो सब जो वहाँ से तमिलनाडु से जो क्रीम थी, जो ब्रेन था, वो पलायन करके शिफ्ट करके कोई दिल्ली आ गया, कोई बेंगलोर पहुँच गया, जापान चले गए, अमेरिका चले गए। तो ये एक नुकसान होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, अगर आप मेरिट को दबाओगे, अगर आप योग्यता को दबाओगे तो वो दबेगा नहीं। योग्य व्यक्ति कहीं दबता नहीं। योग्य व्यक्ति तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। वो अपना कहीं ना कहीं, यो नदी के समान है, आप नदी को बांध नहीं सकते, वो कहीं और जाके अपना कहीं और सिंचाई करेगा। हाँ,
अगर इसको प्राइवेट फैक्ट्रियों में डाला गया तो हमारी जीडीपी कोलैप्स कर जाएगी। कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री का मालिक, कोई प्राइवेट काम करने वाला व्यक्ति हमें कभी वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आप एंकर हैं, आपके चैनल के मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई इंटरफेयर करे और ये बताए कि नहीं आपको चार एंकर ऐसे रखना है, 4 एंकर ऐसे रखना है। उनको अगर छूट नहीं मिलेगी वो सीधे सीधे ये न्यूज़ चैनल बंद करके दूसरा काम शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी फैक्ट्री मालिक को कहा जाएगा कि नहीं इलेक्ट्रीशियन इतना लेना है तो फिटर इतना लेना है तो टर्नर इतना लेना है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 ऐसे लेना है, 3 ऐसे लेना है, वो चुपचाप दुकान बंद करेगा, कहीं और जाके लगा लेगा। अब पूरी दुनिया उद्योगपतियों को जो बिजनेस देते हैं, जो रोजगार देते हैं, उनको तो सब ऑफर करते हैं, भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ काम कर लो, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम इस पर कर रहे हैं, ये एक तरीके से ना वो चाकू है। चाकू अगर उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पर आप तो खुलकर इतनी मजहब की बात करते हैं और बीजेपी तो हिंदुत्व और हिंदुओं को एक करने की बात करती है। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से विभाजन बढ़ेगा समाज में? फिर हिंदुओं को एक करने की बात तो बहुत पीछे रह जाएगी, फिर तो कोई बात करेगा ही नहीं। अभी तो बीजेपी करती है, फिर तो वो भी जातिगत जनगणना में जा रही है, फिर कौन बात करेगा हिंदुओं को एक करने की? देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और उन्होंने इस युद्ध काल में अगर निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर इस जनगणना होगी तो इसका दुरुपयोग उनके रहते हुए होगा। स्वाभाविक सी बात है, उनके दिमाग में पर कुछ आज होगा। तक कोई जारी नहीं कर पाया ना आंकड़े। मतलब किसी ने, हर सरकार के मन में कुछ ना कुछ तो डर था। भाई कांग्रेस आज जरूर कह रही है, लेकिन 50-55 साल जब तक कांग्रेस राज में रही, कांग्रेस ने तो करवाई गिनती, कभी डेटा जारी नहीं किया। कर्नाटक में भी करवाई गिनती, डेटा जारी नहीं किया। कुछ तो मन में डर उनके भी था, आज जो बात कर रहे हैं, और इसलिए आज तक कभी आंकड़े आए नहीं सामने। नहीं। और बीजेपी जो इसका इतना ज्यादा विरोध करती है, शायद उन्हीं के राज में पहली बार आजादी के बाद ये जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। जहां तक मेरा मानना है कि अब हिंदुओं को जातियों में तोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। जितना लूटना था, तोड़ना था, बांटना था, जाति के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट लिया। अब लगता हिंदू नहीं बटेगा। अब हिंदुओं को समझ में आ गया है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को ये भी समझ में आ गया है कि हम घटेंगे तो कटेंगे। जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे, जब जब घटे तब तब कटे। अब हिंदुओं को समझ में आ गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जनगणना कराने से अब हिंदू बटने वाला है। लेकिन फिर भी अगर ये हुआ तो इसका श्रेय बीजेपी ले पाएगी, आपको लगता है? आप हालांकि चुनावी लाभ पर इतनी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमने कहा किसान कानून वापस लो, आपको लेने पड़े। हमने कहा एनआरसी नहीं होगा, नहीं होने दिया, और अब देख लीजिए साहब, आपको वही करना पड़ेगा जो हमने आपसे कहा। आपको जातियों की गिनती करनी पड़ेगी। मुझे तो इसमें घर वापसी का बहुत बड़ा रास्ता दिख रहा है। मुझे तो इस जनगणना में घर वापसी का एक रास्ता दिख रहा है। अगर इस जनगणना को ठीक से उपयोग किया गया तो घर वापसी करानी आसान हो जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग घर वापसी करना चाह रहे थे उनके सामने दिक्कत आ रही थी कि मैं किस जाति में जाऊं, मैं कहां जाऊं, हमसे रोटी बेटी का रिश्ता कैसे कौन करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी और हिंदुओं की जाति एक हो गई तो उनको घर वापसी करा के रोटी बेटी की रिश्ता कराना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे को तो इस जनगणना का फायदा ये दिख रहा है कि घर वापसी बड़े तेजी के साथ होगी और ज्यादा स्पीड के साथ होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के अटैक से लेकर जातिगत जनगणना तक आज हमने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों तक उन सवालों के जवाब पहुंचे होंगे जो आपके मन में इन दोनों मुद्दों को लेकर चल रहे होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने